हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद जीत। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज मैं आपको रिजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उनको ये पता होगा कि रिजेक्ट्स होती क्या है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने रिजेक्ट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात करेंगे। एडवांस लेवल मीन्स मैं आपको जेसन में या फिर एचटीएमएल में, दोनों में से विद द हेल्प ऑफ रिजेक्ट्स डेटा माइनिंग करना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जेसन में दिखाऊंगा कि जेसन में हम कैसे डेटा माइनिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिजेक्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ले चलता हूँ और सीधे दिखाता हूँ कि हम कैसे रिजेक्ट से डेटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखिए एक जेसन है। ये रहा हमारे पास एक जेसन। और इस जेसन में हम सबसे पहले कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और उस वैल्यू को रिजेक्ट्स की हेल्प से सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सपोज वो वैल्यू है शुगर। तो अगर हमें ये पता करना है कि जो भी वैल्यू शुगर है उसकी जो भी आईडी हमारे पास आती है, डिफरेंट डिफरेंट जेसन में डिफरेंट डिफरेंट आईडीज हो सकती है, तो वो हमें कलेक्ट करनी है। सपोज यहाँ पे हम एक रिजेक्ट्स लगाते हैं इस तरीके से। तो हमने कहा कि जहाँ पर शुगर है तो उससे पहले हमें जो आईडी है वो डायनेमिक हो सकती है, हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा लेकिन वो डिजिट में ही है, ये हमें श्योर है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्लैश डी प्लस लगा दिया हमने, जिसकी मदद से क्या है हम किसी भी डिजिट को कैप्चर कर सकते हैं। तो अब हमने कहा है कि कोई भी आईडी जिसमें कोई भी डिजिट हो सकती है, लेकिन उसका टाइप जो है वो शुगर होना चाहिए। अब जो भी इसमें वो है आपके, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा मैच हो गया है। तो हमारी आईडी मैच हो गई। अब सपोज कल की डेट में यहाँ पे टाइप तो शुगर ही रहता है, लेकिन कोई आईडी चेंज हो जाती है तो भी वो मैच होगा। तो अभी देखिए, अगर आप मैचिंग वैल्यू देखेंगे हमारी तो 5002 है। इस रिजेक्ट्स में क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है कि मुझे आईडी कलेक्ट करनी है और आईडी उस टाइप की कलेक्ट करनी है जिसका टाइप शुगर हो। तो इन दिस केस जब भी मेरे पास कोई शुगर वाली टाइप आएगा और अगर उसकी आईडी कुछ भी होगी तो वो यहाँ पर मेरे को कैप्चर हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मेरी मैच वैल्यू है 5002, जो कि शुगर टाइप का आईडी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आईडी चेंज कर देता हूँ, सपोज मैं 7 कर देता हूँ, तो भी वो मैच होगा और मेरे पास नई वैल्यू 7 आ जाएगी। तो अगर मैं इस जेसन पर ये रिजेक्ट्स अप्लाई करता हूँ तो मुझे आईडी हमेशा मिल जाएगी। और किसकी आईडी मिलेगी, जिसका टाइप शुगर होगा। इसी तरीके से अगर मैं अपना टाइप चेंज कर दूँ, सपोज ये कर देता हूँ, तो अब आप देख सकते हो मेरी वैल्यू चेंज हो गई है, 5006 हो गई है। तो 5006 क्यों गई, क्योंकि मैंने उसका टाइप चेंज कर दिया है। तो अब इस टाइप की वैल्यू अगर आईडी कोई भी चेंज होती है फ्यूचर में, तो क्या होगा, मुझे करेक्ट आईडी मिलेगी। तो अगर मैं इस टाइप की आईडी कलेक्ट करना चाहता हूँ हमेशा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ये रिजेक्ट लिखनी होगी और मैं हमेशा इसकी आईडी कलेक्ट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस जेसन। तो आप देख रहे हो कि हम इस जेसन से कैसे कोई भी आईडी निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसी तरीके से अगर सपोज हमें ये जानना है कि कोई पर्टिकुलर आईडी हमारे पास है और हमें उसका टाइप निकालना है। सपोज कोई आईडी फिक्स्ड है लेकिन हमें उसका टाइप नहीं पता, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। सपोज 5007 है जिसका हमें टाइप निकालना है। तो हमें हमें पता है जो उसका टाइप है वो क्या है, एक वैल्यू है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो हम उसको डॉट प्लस भी कर सकते हैं। डॉट प्लस में सारी वैल्यूज आ जाती हैं। तो डॉट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि वो एंड तक नहीं जाएगा। जो भी उसे पहला शर्त मिलेगा, जो ये डबल कोट हमने लगा रखे हैं, ये जब भी उसे मिलेंगे तो वो एंड कर जाएगा, ना कि लास्ट वाले तक जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, देखिए लास्ट तक मैच कराएगा, लास्ट वाले डबल कोट तक मैच कराएगा। जबकि हमें लास्ट वाले तक नहीं करना, जो भी उसका लास्ट फर्स्ट एंडिंग पॉइंट होगा हमें वहीं तक मैच करवाना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया था। अभी देखिए हमारे मैच हो गया है। तो मैच क्या हुआ है, हमारा जिसकी आईडी 5007 है उसकी हमारे पास टाइप आ गया है जो है शुगर। कल की डेट में अगर इसका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाता है, तो आप बोलोगे देखिए अभी हमारे पास दोनों ही मैच हुए हैं क्योंकि हमारे पास दोनों की आईडी सेम है। लेकिन हमें दोनों की आईडी सेम नहीं रखनी। अब देखिए हमारे पास एक मैच हो गया है और उसका पाउडर शुगर ये हमारे पास आ गया है, वैल्यू आ गया है। तो अभी क्या है, देखिए अगर सपोज आप कल की डेट में इसका वैल्यू चेंज हो जाता है, इसका वैल्यू ए बी सी हो जाता है, तो हमारे पास अपने आप ऑटोमेटिकली ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, हमने कोई रिजेक्ट चेंज नहीं की, कोई पैटर्न चेंज नहीं किया। तो अगर जेसन में वैल्यूज चेंज होती हैं
और हमने कोई पैटर्न लिखा हुआ है तो वो वैल्यू कलेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी जेसन से कोई वैल्यू कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिजेक्ट्स आसानी से। बस हमें कुछ पैटर्न्स लिखने हैं, वो पैटर्न्स हमारे सही होने चाहिए और उनकी मदद से हम किसी भी रिजेक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी रिजेक्ट्स को नहीं, किसी भी वैल्यू को कलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे सपोज एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये मैंने लिया, यहाँ पे एक एग्जांपल और लिया मैंने। इसमें देखेंगे आप ID 1001 है और टाइप क्या है, रेगुलर। अगर मुझे टाइप को कलेक्ट करना है 1001 ID का हमेशा, तो सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं रेगुलर लिखूँगा तो हमेशा रेगुलर वाला ही मैच होगा। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई भी वैल्यू आए वो कैप्चर होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू चेंज भी होती है तो जो भी 1001 का वैल्यू होगा, टाइप होगा, वो हमें चाहिए। तो हमने उसको लिख दिया इस तरीके से। तो अभी हमारे पास देखिए मैच वैल्यू क्या आई, रेगुलर। अब कल की डेट में क्या होता है कि 1001 जो ID है उसका वैल्यू टाइप चेंज हो जाता है, XYZ हो जाता है। तो वो हमारे पास कैप्चर हो रहा है, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर XYZ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रिजेक्ट्स कैसे मैच होती है। रिजेक्ट्स का अपना एक पैटर्न होता है, हम पैटर्न लिख देते हैं, उसके बाद वो कोई भी वैल्यू हो, कुछ भी हो, वो मैच करेगा। अगर उसकी वैल्यू चेंज भी हो जाती है तो भी हमें वैल्यू मिलती है। बार बार हमें अपने पैटर्न को चेंज नहीं करना पड़ता। हाँ, अगर हमारी सिचुएशन चेंज हो जाती है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाती है, तो ऑब्वियस है कि हमें अपने पैटर्न चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन जब तक हमारी रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होती तब तक हमें पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे इसी में मैं आपको एक दूसरे जेसन के बारे में बताता हूँ। ये है कि हमारे पास दूसरा जेसन है, ये देखिए, और इसमें से भी हमें वैल्यू कलेक्ट करनी है। सपोज ये भी सिमिलर जेसन है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग है, सेम वैल्यूज़ हैं, बट इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। जैसे सपोज यहाँ पर मुझे एक वैल्यू है PPU और इसके अंदर की मुझे ये डिजिट्स निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर दूँगा, यहाँ पे लिखूँगा और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए सपोज, क्योंकि ये फ्लॉट वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर जो रिजेक्ट्स लिखूँगा वो इस तरीके से लिखूँगा कि वो फ्लॉट भी कैप्चर हो जाए और मतलब फ्लॉट वैल्यू कैप्चर हो, ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, मुझे चाहिए D या फिर कोई डॉट और प्लस। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी डिजिट हो या फिर डॉट हो, उन दोनों को ही मुझे कैप्चर करना है, क्योंकि इस नंबर में डॉट भी आता है और डिजिट भी आती है। तो आप देख रहे होंगे सारे के सारे सिलेक्ट हो गए, 3 मैच हो गए, 0.55 पहला मैच है। तो इस तरीके से मैंने पहली वैल्यू को मैच करवा दिया। तो अगर मुझे कोई फ्लॉट वैल्यू मैच करवानी है तो मैं इस तरीके से करवा सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मैंने /D भी लिया है और /डॉट भी लिया है। तो /D का मतलब तो डिजिट हो गया, लेकिन दोनों को एक साथ लिखने का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है और। इनका मतलब है या तो D मतलब या तो डिजिट या फिर डॉट, दोनों में से अगर कोई भी एक आता है तो वो मैच करेगा। और प्लस का मतलब है 1 और मोर होने चाहिए, मतलब कम से कम एक वैल्यू होनी चाहिए या एक से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, मतलब एक डिजिट होनी चाहिए या एक से ज़्यादा डिजिट होनी चाहिए, या फिर एक डॉट होना चाहिए या एक से ज़्यादा डॉट होना चाहिए। तो आपको पता है ऑब्वियसली फ्लॉट में क्या होता है कि एक डिजिट होती है और मल्टीपल डिजिट होती है और एक डॉट होता है, तो इसलिए वो मैच कर जाएगा। कल की डेट में यहाँ पे कोई चेंज हो जाता है, सपोज 7, आपका ये 7 हो जाता है तो क्या होगा, तो देखिए 7 हो जाता है तो आपका क्या, ये वैल्यू मैच हो गया है। तो अगर कभी भी कोई वैल्यू चेंज हो रहा है तो वो, अगर आपने पैटर्न सही से लिखे हुए हैं तो वो आपके कैप्चर हो जाएंगे आसानी से। अगर कोई भी वैल्यू चेंज होता है, अगर आपके पैटर्न सही है। अब सपोज मेरे को यहाँ पे एक ये ID है और इसका मुझे टाइप कलेक्ट करना है 5G, सेम जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया था। इस ये हमारे पास एक 5004 है, इसका हमें टाइप कलेक्ट करना है। तो मैंने कहा टाइप क्या हो सकता है, डॉट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमेशा मैपल इसने मैच करवा दिया। लेकिन इससे भी ज़्यादा बेटर तरीका होता है, मतलब रिजेक्ट्स लिखने का। मैं सिर्फ सिंटैक्स चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कहा नेगी, तब तक चलते रहना है जब तक कि ये ना आ जाए प्लस। अभी भी मैच हो गया, देखिए मैप। तो ये एक तरीका है लिखने का। इसका क्या मतलब होता है
जो मैंने ये डॉट प्लस क्वेश्चन मार्क का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि तब तक चलते रहो जब तक कि लास्ट वाला नहीं आ जाता, जो कि हमने लास्ट में लिखा है, जैसे कि यहाँ पे क्यूटोज हमने यूज़ किए हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है यहाँ पर, इस पैटर्न का क्या मतलब है? इस पैटर्न का मतलब है कि जो ये है डबल क्यूटोज है, ये जब तक हमें मिलता नहीं है तब तक हम चलते रहेंगे। तो वो क्या करता है, वो यहाँ तक चलता है जब तक उसे नहीं मिलता, जैसे ही मिल जाता है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, और फिर हमने कहा वो मिल जाना चाहिए उसे, दैट्स इट। क्योंकि अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो फिर वो यहाँ तक मैच करता है। कब तक चला वो, जब तक वो उसे मिल नहीं जाता। जैसे ही वो मिल गया वहाँ पे उसने सर्चिंग स्टॉप कर दी, और उसके बाद हमने कहा दैट इज़ द एंड। और अगर हम ये नहीं भी लगाएंगे तो भी वो मैच करेगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि रिजेक्ट्स जो है वो कैसे मैच होती है, रिजेक्ट्स के पैटर्न हैं वो कैसे काम करते हैं। ये जेसन की हेल्प से, जेसन के एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रिजेक्ट्स कैसे मैच की जा सकती है। तो आप समझ सकते हो कि रिजेक्ट्स में आपको कैसे पैटर्न लिखने हैं, क्या आपको मतलब इसका क्या पर्पज़ है, कैसे आप डेटा माइनिंग में इसका यूज़ कर सकते हो। सेम चीज़ मैं आपको HTML के कोड में दिखाऊंगा कि HTML कोड में, कि HTML के कोड में आप रिजेक्ट्स को कैसे अप्लाई कर सकते हो और वहाँ से कैसे डेटा माइनिंग कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा एक HTML है, और इसी तरह का हमारा HTML सोर्स पेज में आप देख सकते हैं इसी तरह का कोड होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टाइटल निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये है टाइटल। तो अभी हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है यहाँ पर, तो देखिए ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हमें क्योंकि डायनेमिक कंटेंट चाहिए तो इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर कुछ लिखेंगे, या तो हम डॉट प्लस क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये पूरा डेटा मैच, टाइटल मैच होके आ गया। या फिर हम अपने रिजेक्ट्स को चेंज भी कर सकते हैं और बेटर रिजेक्ट्स लिख सकते हैं, ये वाला जो मैंने आपको बताया था। और कब तक हमें चलना है, जब तक कि ये वाला स्लैश नहीं आ जाता, प्लस करना है, और फिर उसके बाद हमको, हमने कहा बाहर पे वो है। तो अभी आप देखेंगे इस रिजेक्ट की मदद से भी ये हमारे पास टाइटल आ गया। अब सपोज ये टाइटल चेंज हो जाता है, न्यू टाइटल हियर, तो आप देखोगे कि ये टाइटल भी मैच हो गया। तो अब जो भी टाइटल इस H1 टैग के अंदर आएगा वो हमारा इस रिजेक्ट की हेल्प से मैच हो जाएगा। तो इसी तरीके से कोई भी टाइटल आता है, कोई इस, ये डायनेमिक पैटर्न हो गया हमारा। तो कुछ भी आता है तो हमारा वो मैच हो जाएगा, तो कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम HTML सोर्स से टाइटल को माइन कर सकते हैं, पार्स कर सकते हैं, स्क्रैप कर सकते हैं। लेकिन अभी और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, और वैल्यूज़ आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो। सपोज हमें इमेज का URL कलेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये इमेज वो है, टैग है, तो इसका हम URL कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमने कहा कि इसकी क्लास जो है वो मेन है, मेन इमेज है, तो हम क्लास की हेल्प से ही इसको ट्रैक करेंगे इस इमेज को, क्योंकि एक पेज में, एक HTML पेज में बहुत सारी इमेजेस हो सकती हैं। तो हमें पर्टिकुलर इसी इमेज का जो URL है या href है, SRC सॉरी, एंकर टैग का href होता है, और इमेज का SRC, तो SRC एट्रीब्यूट को कलेक्ट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए SRC को हमें कलेक्ट करना है। तो SRC के अंदर जो भी वैल्यू है, एक URL होगी वो, तो हम उसे कैसे कलेक्ट करेंगे, डॉट प्लस क्वेश्चन मार्क। और हमें क्योंकि इस क्लास के लिए करना है तो हमने इस क्लास को प्रेफरेंस दी है। तो अब देख सकते हो आप कि ये मैच हो गया हमारा। तो ये URL हमारे पास यहाँ पर मैच होके आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही आसान नीचे हमारे पास आ गई है। सपोज यहाँ पे कल की डेट में कोई URL चेंज हो जाती है, वैल्यू चेंज हो जाती है, तो वो देखिए वो भी इस पैटर्न की हेल्प से मैच हो रही है। हम फिर से मैं आपको कहूँगा कि आप पैटर्न को अपना इम्प्रूव कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। हम तब तक चलते रहेंगे जब तक कि हमारे पास डबल कोट्स नहीं आ जाते। तो इस तरीके से मैंने पैटर्न को चेंज कर दिया और वो पैटर्न फिर से मैच हो गया। ये सिर्फ तरीका है वैल्यू को चेंज कराने का, मतलब पैटर्न को चेंज करने का,
किसी भी काम को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका वो है कि आप डॉट प्लस क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, और दूसरा तरीका ये है जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ करके। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को मैच करवा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हो। तो अभी क्या है, जैसे कि होता क्या है कि कई बार आपको कुछ और मैच कराने होते हैं, कुछ वैल्यूज़ मैच करानी होती हैं, तो आप उनके लिए क्लास आप यूज़ कर सकते हो, कोई एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो, जो एट्रीब्यूट आपको पेज में दिखाई दे रहा है, ताकि आप आसानी से उसको मैच कर सको। क्यों होगा क्या कि अगर आपने सिर्फ H1 टैग लिखा और H1 टैग वाली कंडीशन में आपके पास पेज में दो H1 टैग आ गए, तो फिर आपको उसको इस तरीके से, सपोज़ मेरे पास दो H1 टैग आते हैं पेज में, और अब मैं वो अपनी पुराने वाले रिजेक्ट्स लिखता हूँ H1 टैग को मैच कराने के लिए, तो क्या होगा, और ये मैंने स्लैश को निगेट कर दिया है। तो अब आप देखेंगे कि सेकंड वाली जो H1 टैग है वो मैच हो गई है। लेकिन सपोज मुझे फर्स्ट वाली मैच करानी है, या इसमें तो दोनों ही मैच हो गई है, लेकिन होगा कि आपको पहली वाली वैल्यू आप ले पाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी एग्जैक्ट है, या हो सकता है 10 H1 हो पेज में। तो आप क्या करोगे, आपको पर्टिकुलरली ये देखना है कि कौन सी H1 टैग का आपको डेटा चाहिए। सपोज मुझे इस वाले H1 टैग का चाहिए, तो इसमें क्या है, मेन क्लास है, तो मैं क्या करूँगा, मेन क्लास का यूज़ करूँगा। और अब देखिए आपकी एक ही वैल्यू मैच हुई है, जो कि जिसकी क्लास की क्या है, मेन है। तो इसी तरीके से हम भी स्पेसिफिक होंगे और उसी HTML या उसी टैग को मैच कराने की कोशिश करेंगे जिसका डेटा हमें चाहिए। तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम क्लास यूज़ कर सकते हैं, या उसके लिए हम कोई भी ऐसी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं जो उसको यूनिकली डिफाइन करती हो, उसके आसपास या उसके नेबरहुड को भी हम यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक क्लास लिखी है और फिर ये मैं मैच करा रहा हूँ। सपोज यहाँ पर एक से ज़्यादा क्लासेस हों, किसी किसी या बहुत सारे HTML टैग में आप देखते हो कि बहुत सारी क्लासेस होती हैं। सपोज यहाँ पर एक और क्लास है ABC। उस केस में क्या होगा, देखो हमारा जो पैटर्न हमने लिखा था वो फेल हो गया है। अब इस पैटर्न को हमें मैच कराने के लिए क्या करना होगा, हमें ऐसा पैटर्न लिखना होगा जो कि इस वैल्यू को भी मैच कर जाए। तो हम ऐसा कौन सा पैटर्न है जो इसको भी मैच कर जाए और पुरानी वैल्यू को भी मैच कर जाए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं कि क्लास का नेम वो होना चाहिए जो हमने अभी अभी दिया था। उसके बाद हम तब तक चलते रहेंगे जब तक कि डबल कोट्स नहीं आ जाते। अब देखिए मैच हो गया। अब अगर सपोज मैं फिर से ABC हटा देता हूँ इस केस में, तो फिर ये मैच नहीं हो रहा है। देखिए, क्योंकि अगर मैं उसको मैच करवा रहा हूँ तो ये मैच नहीं हो रहा है, और अगर मैं इसको मैच करवा रहा हूँ तो वो मैच नहीं हो रहा है। तो हमें एक ऐसा पैटर्न लिखना है कि वो भी मैच हो जाए और ये भी नहीं। तो अभी ये मैच क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि कम से कम प्लस, प्लस का मतलब होता है वन, और वन मोर देन वन। ठीक है, तो अभी मैं अगर एस्ट्रिक कर दूंगा तो ये मैच हो जाएगा। देखिए, अब एस्ट्रिक करने से क्या होगा कि मैंने अगर ABC लिख दिया तो भी मैच हो रहा है, XYZ लिख दिया तो मैच हो रहा है। तो अगर इस केस में क्या होगा कि अगर किसी भी उसमें एक क्लास है, दो क्लास है, तीन क्लास है, या मोर देन बहुत सारी क्लासेस हैं, मतलब मोर देन वन क्लासेस हैं, तो वो सारी ही मैच होंगी इस केस में। बट ध्यान रखना है कि जो पहला वाला पोर्शन है, पहली वाली क्लास है, वो मेन ही होनी चाहिए इस केस में। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि वो क्लास पहली पोजीशन पे आ रही है, लास्ट पोजीशन पे आ रही है, तो हम उसे और भी डायनेमिक कर सकते हैं अपने रिजेक्ट्स की हेल्प से। कैसे करेंगे, सपोज मैंने कहा अभी आप देख रहे होंगे कि कोई भी कितनी भी क्लासेस आ जाएंगी तो ये मैच करेगा ये पैटर्न। लेकिन सपोज इसके पहले एक और वो आ जाता है आपका ए बी 1 2 3 एक क्लास आ जाती है, तो अभी मैच होना बंद हो गया है। देखिए, क्योंकि जो मेन क्लास है वो बीच में आ गई है आपके। तो अभी इस केस में हम कैसे करेंगे कि मतलब मेन कहीं पे भी हो, किसी भी जगह पे हो, वो मैच होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, उसके लिए हमें यहाँ पे वो लगाना है एस्ट्री, और ये। तो देखिए अभी हमने क्या कहा है उसे कि शुरू में या तो कोई वैल्यू हो, क्लास हो,
नहीं भी हो, एस्ट्रिक का मतलब है जीरो और मोर देन जीरो। तो अगर है भी तो भी ठीक है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मेन बीच में आता है तो उससे पहले कोई वैल्यू है तो ये मैच करेगा। सपोज मेन शुरू में आता है तो भी मैच करेगा, और अगर मेन कहीं और पे आता है, लास्ट में आता है, तो भी मैच करेगा। तो देखिए जो अभी हमने पैटर्न लिखा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो अभी हमने पैटर्न लिखा है वो हर केस में मैच कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो ये H1 टाइटल है, H1 टैग है, इससे हर वैल्यू हम गेट कर पाएंगे अगर उसके अंदर मेन क्लास है। तो अगर इस केस में अगर किसी H1 टैग के अंदर मेन क्लास आ रही है तो हम उसकी वैल्यू को गेट कर पाएंगे हमेशा, वो कभी मिस नहीं होगी। तो रिजेक्ट्स का यूज़ इसी तरीके से किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को माइन करने में, स्क्रैप करने में। तो जैसा कि मैंने आज आपको दो चीज़ें बताई। पहली बताई कि रिजेक्ट्स की हेल्प से आप जेसन से कैसे डेटा निकाल सकते हो। दूसरा मैंने बताया कि HTML से आप कैसे डेटा पार्स कर सकते हो रिजेक्ट्स की मदद से। तो ये चीज़ें आज के लिए, ये दो टॉपिक थे हमारे, और मैंने आपको दोनों के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।